Hello everyone, I am Rishabh sir, senior chemistry faculty and let me welcome you to the boring school जहां हम केमिस्ट्री को याद नहीं करते बल्कि समझते हैं। और आज हम समझने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो लास्ट वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कब मुझे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब सवाल यह उठता है कि सबसे पहली बात, मुझे कैसे पता चलेगा रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है या नहीं। दूसरी बात, अगर बैलेंस करना है तो हम बैलेंस करेंगे कैसे। तीसरी बात, अगर बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कर क्यों रहे हैं, बैलेंस करने की जरूरत क्या, अगर मैं बिना बैलेंस के रिएक्शन लिखूं तो प्रॉब्लम क्या होगी। तो ये सारी चीजें को अपन समझने वाले हैं। अब देखो, कोई भी रिएक्शन में लिखता हूं तो उसमें अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखो, वहां पे आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है वो चीज समझ आ जाएंगी। रिएक्शन को लिखते कैसे हैं वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप वो अगर सेम है तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट है तो वैसे रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं जिंक सॉलिड प्लस HCl एक्वस, तो ये मैंने देखा था पिछली क्लास में कि ये बनाएगा क्या, इट विल फॉर्म ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैं जिंक, तो जिंक लेफ्ट साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो जिंक तो बराबर है। दूसरा लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में 2 है। क्लोरीन की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है। तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंट है, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन क्या है या ये इक्वेशन क्या है, इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसको मैं लिख लेता हूं फर्स्ट पॉइंट, those reactions or equations in which the number of atoms of each type are not equal in the reactant and product side are known as unbalanced or skeletal केमिकल इक्वेशन। वैसे रिएक्शन इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब अगर ये अनबैलेंस्ड है तो प्रॉब्लम क्या है अपने पास, प्रॉब्लम ये है कि हम यहां पर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन को यूज नहीं कर सकते। मतलब हम बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिएक्शन से लेने होते हैं, निकालने होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने बोला जिंक और HCl को मिलाया तो मुझे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिला, तो
कितना हाइड्रोजन गैस मिलेगा अगर मैं मान लो 100 ग्राम जिंक को रिएक्ट करता हूं, या फिर अगर मैं 100 ग्राम HCl लेता हूं तो कितना हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर सपोज कर लो मुझे 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए मुझे कितना जिंक और कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होगा। ये चीज हम आपको तभी बता सकते हैं जब हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। तो इसलिए बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन का। अब आगे बात आती है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो उसमें मैं बोलूंगा कि बैलेंसिंग जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब मास का क्रिएशन नहीं होगा, मास का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। Balancing is done on the basis of law of conservation of mass. This law states that mass can neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another. तो ये हो गया मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट। देखो बच्चों, अगर आप नोटबुक लेके नहीं बैठे हो तो एक नोटबुक पेन लेकर बैठो, चीजों को कॉपी करते रहो जैसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी प्रॉपरली। और हां, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे सारे वीडियोस का। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इजी हो बोर्ड एग्जाम पास करने में। तो चलिए, मैं बता रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब देखो, मैं ये बोल रहा हूं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब ये हुआ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। मैं ये भी लिख सकता हूं मास बिफोर रिएक्शन should be equal to the mass after reaction. Mass before reaction should be equal to the mass after reaction. और मास सेम तभी होगा जब नंबर ऑफ एटम्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या हो, वो सेम हो। तो मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं, फ्रॉम दिस इट कैन बी कंक्लूडेड that the number of atoms of each type of element should be equal in both reactant and product. अब जो बैलेंसिंग होगा, बैलेंसिंग का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जो मेथड ऑफ बैलेंसिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिट एंड
ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मींस मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा किसी भी तरीके से एटम्स का नंबर जो है वो इक्वल हो जाए। एग्जाम्पल समझाता हूं तुम्हें। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास था Zn प्लस HCl will give us ZnCl2 प्लस H2। अब देखो, जिंक रिएक्टेंट है, HCl रिएक्टेंट है, ZnCl2 मेरा प्रोडक्ट हो गया, H2 भी मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें करना क्या है, मुझे किसी भी नंबर से इन सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे कि मेरा नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल हो जाए। अच्छा, एक और चीज देखना, अगर मान लो मैं यहां पे 2HCl लिखता हूं, अगर मैं यहां पे 2HCl लिखता हूं, इसका मतलब हुआ मेरे पास 2 HCl के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एक HCl के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है, तो 2 HCl के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन्स? 2। करेक्ट। एक HCl में एक हाइड्रोजन है, तो 2 HCl में 2 हाइड्रोजन होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन हो गए? अब देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, तो मुझे किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन देख लो, अब एक HCl में एक क्लोरीन था, तो 2 HCl में 2 क्लोरीन, तो क्लोरीन भी 2 हो गया। राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन कितना है? ऑलरेडी 2 है, सो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे, तो मेरा ये रिएक्शन तुम्हें बैलेंस्ड दिखेगा कि यहां पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है और जिंक मेरा 1 है। तो ये क्या हो गया? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो मतलब ये हुआ कि मुझे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास है Fe और उसको मैंने रिएक्ट करा है H2O से टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 प्लस H2। अब यहां देखो, आयरन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 3, तो आयरन तो बैलेंस नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन देखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 4, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो चलो पहले हम बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन को। जनरली हम ये बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा नंबर में है हम उसको बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो मैं यहां पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 इंटू 4 दैट इज 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इंटू 4 दैट इज 8। राइट, 1 H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 4 H2O में कितने हाइड्रोजन? 8, इसलिए 8 हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो ये हाइड्रोजन मुझे कितना बनाना है? 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब मैं यहां पे कोफिशिएंट क्या लिखूंगा हाइड्रोजन का? मैं यहां पे 4 कोफिशिएंट लिखूंगा। जैसे ही 4 लिखूंगा, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। सो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब मुझे बैलेंस करना है आयरन को। आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, तो उसको 3 करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आयरन मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना हो गया? 3, राइट हैंड साइड में भी कितना है? 3। तो ये मेरा बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि मेरा ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया है। चलो एक और रिएक्शन लेते हैं। सपोज मेरे पास है Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, ये बना रहा है मेरा ZnSO4 प्लस H2। जिंक प्लस H2SO4 बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस H2। अब देखो, जिंक मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? जिंक मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है 1, राइट हैंड साइड में 1। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में 2। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में भी 4। तो यहां पे मैं देख सकता हूं सारे एलिमेंट्स के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम है। तो ये रिएक्शन क्या है? मेरा एक तरह का बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। एक और रिएक्शन लेते हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। तो यहां पे क्या करना होगा?
तो मुझे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 दिख रहा है, तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितना होना चाहिए? 2। 2 करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो 1 HCl में मेरे पास कितना हाइड्रोजन है? 1 HCl में मेरे पास 1 हाइड्रोजन है। 2 करने के लिए 2 HCl लेना होगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोरीन चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, तो ये मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। आई बात समझ? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, मैं लेता हूं CH4 प्लस O2 will give us CO2 plus H2O. CH4 plus O2 will give us CO2 plus H2O. तो अब लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितना है? 1। राइट हैंड साइड में कार्बन कितना है? 1। बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 4। राइट हैंड साइड में कितना है? 2। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो मैं यहां क्या करूंगा? कोफिशिएंट इसका लिख दूंगा 2। हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2। राइट हैंड साइड में देखो 2 ऑक्सीजन यहां पर है और 2 H2O, एक H2O में 1 हाइड्रो ऑक्सीजन है, तो 2 H2O में टोटल 2 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 करने के लिए क्या करना होगा? तो 1 O2 हैज 2 ऑक्सीजन, तो कितने O2 लूं जो ऑक्सीजन 4 हो जाए? तो मैं यहां पे 2 O2 लेता हूं, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। CH4 प्लस 2O2 विल गिव अस CO2 प्लस 2H2। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था कि बैलेंस करने के बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिएक्शन से निकाल सकता हूं। अब जैसे इसी रिएक्शन को देखो, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 लेता हूं और उसको 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट कराया, 1 मोल मीथेन इज रिएक्टेड विथ 1 molecule of methane is reacted with 2 molecules of oxygen. तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 1 molecule of CO2 मिल जाएगा और 2 molecule of water मिल जाएगा। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि कितना रिएक्टेंट ले तो एक गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल जाए, या कितना प्रोडक्ट बनाना है उसके बेसिस पर हम रिएक्टेंट को भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आई होप आपको बैलेंसिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप चीजें क्लियर हैं। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन. We'll meet in the next session with another interesting part of this chapter, which is about types of chemical equations. Thank you.